देखते हैं प्रश्नावली 3.5 वज्र गुणन पर आधारित है ये प्रश्नावली, है ना। तुमने देखा था बिल्कुल इजी होता है वज्र गुणन। पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, यानी कि जिसमें अद्वितीय हल होगा उसमें हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो पहला ही दिया गया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। तो पहले पता करो, देखो अद्वितीय हल है या नहीं है, उसके बाद निकालेंगे ना, क्यों फालतू में दिमाग दौड़ा ज्यादा। तो अद्वितीय हल कैसे पता चलता है, a1 अपॉन a2 निकाल लो, देखो 1 अपॉन 3, और b1 अपॉन b2 निकाल लो, -3 अपॉन -9, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3, दोनों बराबर आए। देखो, और अद्वितीय हल में क्या होता, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, है ना। ये पहले का पहला अद्वितीय हल में ये होता। अब देखो ये दोनों बराबर तो आ गए, फिर भी उसने ये पूछा हमसे कि किसके कोई हल नहीं है किसमें और किसमें अनेक हल हैं, तो ये भी बता। c1 अपॉन c2 भी निकाल दो, -3y माइनस 2, तो देखो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो इसमें क्या है, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समांतर। ठीक है, रेखाएं जो हैं वो समांतर हैं, और युग्म कैसा, असंगत। ठीक है, असंगत, कोई हल नहीं आया, तो हमें ये करना ही नहीं। ठीक, इतना ही करना था। अब वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसको, फिर हम देखेंगे सेकंड क्या कोई हल है कि नहीं है ना। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको। अब देखें सेकंड, 2x प्लस y इक्वल 5 और 3x प्लस 2y इक्वल 8। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि सभी पद बराबर की एक तरफ लेके आओ। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और ये 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, क्या आएगा 2 अपॉन 3, है ना, 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2। इसमें अद्वितीय हल है, देखो ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो अब हमें इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे क्या, x y 1। ठीक है, तो b1 b2 से स्टार्ट कर दो, 1 2, c1 c2 -5 -8, a1 a2 2 3 और b1 b2 1 2। देखो क्या होता है जब ऐसे समीकरण हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 में क्या, x y 1 b1 b2 c1 c2 और a1 a2 b1 b2। पहले ये गुणा, फिर ये गुणा, फिर ये गुणा, फिर ये गुणा, फिर ये गुणा और फिर ये गुणा, ये होता है वज्र गुणन। ठीक है, तो अब लिखेंगे x बटे, पहले ये गुणा कराओ नीचे से ऊपर की तरफ, माइनस का 10, फिर माइनस लगाओ और ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करा दो, तो ये माइनस का 8 बराबर y के बटे में देखो, पहले ये गुणा कराओ, देखो -8 गुणा 2 -16, माइनस नीचे की तरफ गुणा -15 बराबर 1 के बटे में क्या हो जाएगा, देखो पहले ये गुणा, ये क्या, देखो पहले ये गुणा, ठीक, 3 माइनस ये गुणा 4। तो अब देखो क्या आ जाएगा, यहां लिख रहे हैं x अपॉन -10 और ये माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल y अपॉन -16 और ये माइनस माइनस प्लस 15
एक के नीचे देखो 3 माइनस 4 -1, तो इसको -1 लिख दें, तो x अपॉन -2 इक्वल y अपॉन -1 इक्वल -1, तो x अपॉन 2 इक्वल -1, तो इधर गुणा 2, और देखो ये -y है, तो y इक्वल 1, दोनों निकल रहा है आंसर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना आगे। अब देखते हैं तीसरा देखते हैं क्या है। 3x - 5y बराबर 20 और ये 6x - 10y बराबर 40। पहले तीनों बराबर की एक तरफ करो, ठीक है। तो 3x - 5y - 20 बराबर 0 और 6x - 10y बराबर 40 बराबर 0। तो पहले हम पता करेंगे अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा तो हम निकालेंगे, और नहीं है तो निकालने की जरूरत नहीं। तो a1 अपॉन a2 निकालो, क्या आ जाएगा देखो 3/6 1/2, b1 अपॉन b2 -5 अपॉन -10, ये भी आ गया 1/2, c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40, ये भी आ गया 1/2। तो देखो पहले ये दोनों बराबर आए थे इसलिए हमने तीसरा निकाला। अब तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर हो तब क्या होता, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना, या अनंत हल लिख दो। और रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। ठीक है, हालांकि इसमें रेखाओं के बारे में नहीं पूछा गया, फिर भी हमने बता दिया रेखाएं संपाती होंगी और युग्म जो है वो संगत होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। और इसका जो लास्ट है फर्स्ट का फोर्थ वाला है ना, फर्स्ट का फोर्थ, वो आप लोगों को खुद ही करना। पहले पता करो उसमें अद्वितीय हल है या नहीं है, और अगर अद्वितीय हल है तो फिर हल ज्ञात करना वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो, फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या। अब देखो ए बी के किन मानों के लिए युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो समीकरण दिए गए, दूसरे का पहला, दो समीकरण दिए 2x + 3y बराबर 7 और a - b x + a + b y बराबर 3a + b - 2। अब देखो एक चीज, सबसे पहली बात कि तीनों पद बराबर के एक तरफ होने चाहिए, तो तीनों पद बराबर के एक तरफ कर लो। तो 2x + 3y - 7 बराबर 0, a - b x + a + b y, ये इधर आएगा पूरा, ब्रैकेट में लिख दो और ब्रैकेट के बाहर ही माइनस लगा दो। अब देखो इसमें ये पूछा गया a और b के किन मानों के लिए अपरिमित हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इन्होंने कह दिया कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तब a और b के मान बताओ। तो अनेक हल कब होते हैं, जब ये कंडीशन होती तभी तो होते हैं अनेक हल। तो यही अब रखो इसमें क्या, a1 2 और a2 a - b, a1 3 a2 a + b, b1 b2 है ना। अब c3 -7 और ये -3a + b - 2। अब कोई भी दो बराबर करके लिख लो, तो पहले ये दो बराबर कर रहे, 2/a - b बराबर 3/a + b। तो कैची गुणा करा दो, 2 का गुणा इधर, तो 2a + 2b बराबर 3a - 3b। तो ये इधर कर दो और a उधर कर दो। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चलो देखते क्या आ जाएगा। 2b इधर प्लस का और 3b आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और दूसरी तरफ 3a प्लस का है और 2a उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि इधर कितना बचा a और इधर 5b, a बराबर 5b आ गया। ठीक, अब
ये दोनों बराबर करा लो, तो 3/a+b बराबर, देखो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 7/3a+b-2। कैची गुणा करा लो फिर, तो 3 का गुणा 9a, 3b-6 बराबर 7a+7b। ये दोनों इधर ले आओ और 6 उधर कर दो। देखो इससे क्या होगा, 9a+3b, ये दोनों इधर आएंगे, माइनस के 7a-7b बराबर 6। अब 9 में से 7 गया 2, और 3 में से 7 गया -4 बराबर 6। अब a का मान रख दो, a की जगह क्या 5b, ये पहले ही आ चुका, a की जगह 5b रख दो, 2 गुणा 5b -4b 6, तो ये हो गया 10b -4b बराबर 6। तो 6b बराबर 6, b बराबर 1, और b का मान यहां रख दो, तो a बराबर आ जाएगा 5 गुणा 1, तो a बराबर 5 आंसर। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं अगला। अब देखो ऐसे ही दिया दूसरे का दूसरा, कहता के किन मानों के लिए युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं। तो पहले समीकरण लिखते हैं, देखो 3x + y बराबर 1 और 2k - 1 x प्लस k - 1 y बराबर 2k + 1। अब देखो क्या करना, पहले तीनों पद बराबर के एक तरफ करो, तो 3x + y - 1 बराबर 0, और 2k - 1x प्लस k - 1y, और ये इधर आएगा। अब देखो कोई हल नहीं होता कब, जब ये स्थिति हो तब कोई हल नहीं होता है ना। तो हमें सिर्फ बराबर वालों से काम है, यही करेंगे। तो देखो a1 और a2, b1 b2 हल कर दो, मान निकल आएगा। तो कैची गुणा करा लो, 3k - 3 बराबर 2k - 1, ये इधर ले आओ, ये उधर ले जाओ, 3k - 2k, 3 उधर जाएगा और 1 माइनस का है, 3 उधर जाएगा प्लस का, और माइनस का 1 तो है ही है, इधर बच्चा k, उधर आया 2। k का मान जब 2 रखेंगे तब इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब k का मान 2 रखेंगे तब कोई हल नहीं होगा, बाकी तो फिर है ही है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप उपयुक्त समझते हैं। देखो दो समीकरण दिए गए, 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4। इन्हें हमें प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल करना, और उसके बाद ये बताना कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो प्रतिस्थापन से तो आप लोग करेंगे, मैं वज्र गुणन से बता दे रहा हूं, प्रतिस्थापन से आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली वाली विधि हमने सीखी थी वही वाली, ठीक। तो सबसे पहले काम क्या करना कि तीनों के तीनों पद बराबर के एक तरफ होने चाहिए, तो इस तरफ ले आओ, 3x + 2y - 4 बराबर 0। अब इधर क्या लिखना हमें, b1 b2 y के गुणांक, c1 c2 a1 a2 b1 b2, तो x के बटे में पहले में ये गुणा कराना तो कितना हो जाएगा -18, फिर माइनस लगाओ और ये गुणा कराओ तो -20, y के नीचे पहले ये गुणा -32, फिर माइनस लगाओ और अब ये गुणा कराएंगे तो -27, 1 के बटे में पहले ये गुणा 15, माइनस लगाओ ये गुणा कराओ 16, ठीक है, 15 गुणा 16। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। अब x बटे
-18 प्लस 20, ये माइनस माइनस प्लस, y/-32 प्लस 27, इधर 1/-1, ठीक है, 1/-1, तो x/, आ गया 2, प्लस का 2 बचेगा, y/, यहां घटेगा तो माइनस का 5 और ये -1, तो x/2 बराबर -1, x बराबर -2, x का मान निकला, y/-5 बराबर -1, तो y बराबर +5, x और y दोनों के मान निकल आए, ठीक है। और फिर इसे आप लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से भी करना और उसके बाद अपना दृष्टिकोण बताना कि आपको कौन सा पसंद है ना, कौन ज्यादा अच्छा लगता, किससे ज्यादा सरल है या किससे कम टाइम लगता, वो सब जो निष्कर्ष है खुद ही निकालना और अपने आप को ही बताना कि ये कौन सी विधि जो है वो अधिक उपयुक्त है, वज्र गुणन या प्रतिस्थापन, है ना। तीनों नहीं लिए गए, इसमें 2 ही लिए गए, तो करना, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर हम देखें आगे क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अगर उनके हल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना किसी भी बीजगणितीय विधि से। अब ये नहीं कहा गया कि वज्र गुणन से करना, जो पसंद आओ वो लगाओ, प्रतिस्थापन लगानी प्रतिस्थापन लगाओ, विलोपन लगानी विलोपन लगाओ, या वज्र गुणन लगानी हो तो वज्र गुणन लगा दो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए चुकाता, 1000 रुपए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल्य ज्ञात करना हमें। अब देखो, जो हमें ज्ञात करना वही मान लो, माना जो नियत व्यय है वो x रुपया है, नियत व्यय x रुपया, और प्रतिदिन भोजन का, चलो भोजन का लिख रहे, भोजन y रुपए प्रतिदिन, यानी कि एक दिन के y रुपए लगेंगे। ठीक है, एक दिन के y रुपए लगेंगे। ठीक, अब देखो छात्र ए के लिए, छात्र ए के लिए क्या है कि छात्र जो है वो 20 दिन भोजन, ए छात्र 20 दिन भोजन करता, ए छात्र ने 20 दिन भोजन किया तो उसको देने पड़े 1000 रुपए। ठीक है, 20 दिन। अब देखो टोटल उसने दिए 1000। ठीक, अच्छा यहां से कितने बनते वो हम निकालेंगे। यहां से कितने बनेंगे कि हॉस्टल पहुंचे तो ये तो लग गए, ये तो लगने ही लगने, हॉस्टल में गए मतलब इतने लग गए, ये होता नियत। ठीक, अब भोजन के एक दिन के लग रहे हैं y रुपए, एक दिन के y, एक दिन के हैं तो 20 दिन के 20y, और टोटल बने 1000, और यही हमारा समीकरण नंबर 1। अरे यार ये तो लिखा नहीं है, छात्र ए के लिए। अब दूसरा लिखेंगे कि छात्र बी के लिए। बी ने किया 26 दिन भोजन, बी ने 26 दिन किया तो ये तो लग गए, और 26 दिन भोजन के, और बी ने कितने दिए जाके 1180।
समीकरण नंबर 2 सबसे सरल क्या कि समीकरण नंबर 1 इसी के नीचे लिखो और विलोपन विधि लगा दो। विलोपन विधि लगा दो सबसे सरल इसमें, क्यों कि ये x ऐसे ही खत्म हो रहा। फिर आपको जो अच्छी लगे, प्रतिस्थापन लगाना चाहो प्रतिस्थापन लगाओ, वज्र गुणन लगानी तो वज्र गुणन लगाओ। इसमें ये नहीं कहा गया कि कौन सा लगाना, जो अच्छा लगे वो लगा दो। ये कैंसिल हो गया, 26 में से 20 गए 6y और इधर 180 y आ गया 30 रुपया, यानी कि भोजन के लग रहे 30 रुपए प्रतिदिन। और ये मान रख दो समीकरण 1 में। भोजन के तो निकाला है, अब समीकरण 1 यहां रख दो तो x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000 और ये उधर कर दो, गुणा हो जाएगा 600, उधर गया माइनस का तो x बराबर 400। जो नियत व्यय है, जो नियत लग रहा, मतलब एक जो निश्चित है कि हॉस्टल में घुसते ही तुमसे इतने लग जाने हुआ है 400 और बाकी एक दिन का खाना 30 रुपए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखें अगला। ठीक, तो वीडियो पॉज करके नोट करना, फिर हम देखते हैं अगला। नोट कर लेना पॉज करके। देखते हैं दूसरा क्या है। कहता है एक भिन्न है और भिन्नी हमें ज्ञात करनी है। तो चलो पहले मान लो, माना ये दूसरा है, इसी का भिन्न हमने मान लिया x/y, क्योंकि पता नहीं तो व्यापक मानेंगे। फिर क्वेश्चन में कहता कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है तो। अंश में 1 घटा दो, अंश x हर ऐसे ही रखो तो भिन्न 1/3 बन जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी है कि और वह 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए। अब हर में 8 जोड़ दो तो भिन्न हो गई 1/4। भाई देखो y था, y में 8 जोड़ दिया, हर में 8, तो भिन्न 1/4 बन जाएगी। तो यहां से बनाओ अपने समीकरण और हल कर लो। तो देखो क्या हो जाएगा, कैंची गुणा करा दो, 3x - 3 बराबर y, ये y इधर ले आओ, 3x - y 3 कर दो उधर बराबर 3, ये पहला समीकरण। ऐसे इसमें कैंची गुणा करा लो तो 4x बराबर y प्लस 8 और ये y इधर ले आओ तो 4x - y बराबर 8, ये समीकरण 2। बिल्कुल सरल है, दोनों को हल करना। देखो y के गुणांक बराबर हैं, विलोपन विधि लगा दो। देखो y गुणांक बराबर है, विलोपन विधि लगा दो। ठीक है, तो हम लगाएंगे विलोपन विधि, दोनों समीकरण लिखो। पहले दूसरा लिख रहे, ठीक है। देखो मुझे विलोपन से इजी लगता, अगर गुणांक पहले से ही किसी के बराबर हो तो। ठीक है, नहीं तो वज्र गुणन लगाओ, प्रतिस्थापन जो लगाना लगाओ। जब कभी गुणांक बराबर मिल जाए तो हमेशा विलोपन ही लगा दो, क्योंकि एक ही लाइन में खत्म हो जाता। घटा दो, ये कैंसिल हो गया, इधर बचा x और ये 5, x इक्वल निकल आया 5, अंश हमारा निकल आया। और ये मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो 3 गुणा 5 यहां रख रहे, -y बराबर 3, y प्लस का होना चाहिए एक तरफ, तो उधर कर दो, प्लस का हो जाएगा, 3 इधर ले आओ तो 15 - 3 बराबर y बराबर 12। और पूछी गई थी भिन्न, x/y लिखी थी हमने भिन्न x/y, तो x आया 5, y आया 12, आंसर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, है ना, वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं अगला। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो अब देखते हैं अगला क्या है, चौथे का तीसरा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिले
तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 काटे जाते तो यश अंक 50 अर्जित करता, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो अब हमें देखिए क्या करेंगे इसमें। तो जो पूछा गया वही मान लो। माना प्रश्न x। अब देखो अगर हम x मान लें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, सही गलत एक ही चर हमारे पास, कैसे बताएं कि इसमें ये सोचो कि हम समीकरण कैसे बनाएं। एक चर के साथ तो समीकरण हमारा बनना नहीं, 2 चर वाला है ना। तो अब इसमें अलग अलग मानना, अलग अलग। अब देखो अलग अलग कैसा मानना, अलग अलग कि मानेंगे सही उत्तर वाले, जो उसने सही उत्तर दिए, सही उत्तर वाले प्रश्न x, और गलत उत्तर वाले प्रश्न y। तो कुल कितने हो गए? हमसे टोटल पूछेगा तो हम x प्लस वाई निकाल के बता देंगे टोटल। ठीक, अब देखते हैं अंक। पहली प्रथम स्थिति में कि एक सही क्वेश्चन पर 3 अंक मिले और उसने x जो है वो सही किए, तो कितने हो गए नंबर? 3x। और एक गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर काट दिया गया, एक गलत किया तो 1 कट। जो देखो जैसे मान लो 5 क्वेश्चन है टोटल और 4 तुमने सही कर दिए, 1 गलत कर दिया, और 1 क्वेश्चन सही वाला 3 नंबर का है, तो 12 नंबर हुए। और गलत वाले में 1 कम किया जाएगा, यानी कि टोटल नंबर कितने? 11। 12 माइनस 1 है ना। तो हमें इसी में से माइनस करना कितना? y गलत किए तो y नंबर कटे। भाई एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कम हो रहा, तो 2 क्वेश्चन पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, ऐसी y पे y। और आए टोटल 40। इतने नंबर 40 आए, पहला समीकरण मिल गया। अब देखो दूसरी स्थिति। देखो मैंने यहाँ प्रथम द्वितीय लिख रखा, आप चाहे तो पहली दूसरी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कहता है दूसरी स्थिति में प्रत्येक में 4 अंक मिलते, प्रत्येक सही में, तो सही वाले में 4 अंक मिलते और गलत वाले में 2 काट लिए जाते, तो टोटल नंबर हुए 50। भाई एक सही क्वेश्चन के 4 नंबर मिले और गलत के 2 काट लिए जाएं, तो टोटल क्वेश्चन 50 बनते हैं। अब क्या करो, देखो इसमें तीनों में 2 से भाग जा रहा, 2 से भाग कर दो तो 2x माइनस y, दूसरा समीकरण। और देखो y के गुणांक बराबर हैं तो विलोपन विधि लगाओ, x y के मान निकालो और दोनों को जोड़ दो, टोटल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो और इसको करना अपना। ठीक, x y की वैल्यूज निकालनी है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा। अब कैसे करना वो आप लोग सोचो अपना, बता दिया। विलोपन विधि सबसे इजी रहेगी इसमें। तो अगर आपको प्रतिस्थापन लगानी है या वज्रगुणन लगानी है तो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सभी से एक ही आएगा। तो वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना। चलो अब देखते हैं अगला, चौथा क्या है। चौथे का चौथा देखो क्या कहता क्वेश्चन कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक कार ए से दूसरी दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना पहली कार की चाल, ऐसे लिख लो, माना कार की चालें, कारों की चाल। पहली कार की
पहली की x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो ये A और ये B, दूरी दी गई 100 किलोमीटर, दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो पहले कहा कि ये दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, जब या तो इधर और या इधर, एक ही दिशा तो है, या तो इस तरफ चले जाएं दोनों या इस तरफ चले जाएं, तो 5 घंटे लगते हैं। तो देखो, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो 5 घंटे मिलेंगे, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा का मतलब ये कि ए उधर जा रहा और बी इधर आ रहा, तब 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट के बात में, दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि विपरीत दिशा ये भी हो सकती है ना, क्योंकि एक बार क्लास में ऐसा हुआ था कि एक लड़के ने पूछ दिया कि अगर ऐसे चले जाएं, ये भी तो विपरीत दिशा है ना। तो देखो क्वेश्चन में ये लिखा कि वो मिलेंगे, अब इस तरफ चला जाएगा, एक इस तरफ चला जाएगा, तो क्या मिल जाएंगे? तो दूरी बढ़ेगी, है ना। तो विपरीत दिशा सिर्फ यही है, तो एक ही दिशा में आएंगे तो मिलेंगे। अब देखो पहली स्थिति, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तब एक चीज लिखी जाती, सापेक्ष चाल। ठीक है, वो होती दोनों चालों का अंतर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मान लो दोनों इस तरफ जा रहे हैं और एक ही चाल ज्यादा, क्योंकि ये मिलेंगे तो पक्की बात है कि एक ही चाल ज्यादा होगी और बी की चाल कम होगी। अब भाई ए यहां था, बी यहां था, और थोड़ा आगे बढ़े यहां, तो ये भी तो आगे बढ़ेगा, ये भी तो आगे बढ़ेगा, है ना भाई, दोनों आगे बढ़ रहे। तो अब ए की चाल ज्यादा है तो दोनों के बीच की दूरी कम होगी भाई, धीरे धीरे ए जो है बी की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे ए बी की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें ये होता है कि ए जो है वो बी की तरफ किस गति से बढ़ रहा है, वो होती है ए बी की तरफ किस चाल से बढ़ रहा है, वो ये दूरी होती, ये चाल होती है। ठीक है, दोनों का अंतर। ठीक, और दूरी हमारी भाई 100 किलोमीटर। अब एक सूत्र होता है क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही सूत्र लगा दो। तो देखो समय कितना लगा, 5 घंटे, दूरी 100 किलोमीटर, चाल है x माइनस वाई, यानी कि 5x माइनस वाई बराबर 100, और ये भाग चला गया 20 बार, x माइनस वाई बराबर 20। ये पहला समीकरण। अब देखो दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति, जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं, जाते नहीं चलते हैं, है ना, जाते हैं तो दूर हो जाएगा। जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरी जो है वो तेजी से कम होगी, है ना, इधर धीरे धीरे कम हो रही थी, तो दोनों तरफ बढ़ रहे, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे तो जल्दी हो जाएगा। तो इसमें भी सापेक्ष चाल जो है वो निकाली जाती है, और जब एक ही दिशा में जाएंगे तो माइनस करते हैं, जो दोनों विपरीत दिशा में जाएं तो प्लस करते हैं, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर से दूर वो लगा दो, समय बराबर दूरी बटे चाल सूत्र। तो इसमें देखो समय कितना लग रहा है, इनको समय लग रहा है 1 घंटा, 100, दूरी वही है, तो x प्लस वाई बराबर 100, ये दूसरा समीकरण, और पहला इसके नीचे लिख दो, और देखो विलोपन विधि लगा दो, जोड़ दो दोनों को और एक्स वाई के मान निकाल लो। ठीक है, तो एक्स वाई के मान निकालना, ये देखो ऐसा नहीं मैंने सभी में विलोपन से लगा दिया, तो विलोपन से ही होंगे ये क्वेश्चन। कोई भी रैखिक समीकरण हो वो 3 तरीके से हल किया जा सकता है, बीजगणितीय विधि से, और एक ग्राफी विधि तो अलग है ही, तो तीनों में से कोई भी लगाओ। विलोपन देखो मैंने विलोपन इसलिए लगाई है कि इनमें विलोपन लगाना इजी था, बिल्कुल सरलता से हम लगा सकते हैं विलोपन विधि। बस आप बताओ इसमें जोड़ना है, ये y कट जाएगा, ये 2x उधर 120, एक ही चाल निकल आएगी, है ना।
एक ही चाल निकल आएगी तुरंत 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहली कार की। ऐसी y का मान निकाल लो, किसी समीकरण में रख दो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो और करना आराम से अपना। देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल के ही रह गए, है ना। कोई क्वेश्चन शांत ही नहीं होता है। तो देखो चौथे का पांचवा क्या लिखा कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती। अच्छा, चलो तो मान लो, माना लंबाई x, चौड़ाई y। अब देखो इन्होंने इकाई लिख रखा है ना, कोई भी मात्रक नहीं लिखा, तो चाहो तो इकाई लिख दो या ना लिखो। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, अब लिखते हैं पहली स्थिति इन्होंने क्या दी। पहली स्थिति दी है इन्होंने, क्या है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई भाई कम कर दी और चौड़ाई बढ़ा दी। चौड़ाई कितनी कर दी इन्होंने? 3 इकाई बढ़ा दी चौड़ाई, y+3 कर दी चौड़ाई। ठीक, तो इन्होंने कहा कि अब जो क्षेत्रफल आएगा, है ना, अब जो क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, वो पहले वाले क्षेत्रफल से 9 इकाई कम है, 9 वर्ग मात्रक। ये तो यहां से हमें पहला समीकरण मिलेगा, गुणा करा दो, पहले x का करा तो xy + 3x -5y -15 बराबर xy - 9। ये xy दोनों तरफ एक जैसे कट गए, 15 उधर कर दो तो 3x - 5y बराबर प्लस हो जाएगा 15 - 9 6। मिल गया पहला समीकरण। अब देखो दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति क्या कहती है। दूसरी स्थिति देखते हैं, दूसरी स्थिति क्या कहती है कि क्या है कि लंबाई अगर हम 3 इकाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा रहे हैं, लंबाई बढ़ा दी 3 इकाई और चौड़ाई भी बढ़ा दी 2 इकाई, चौड़ाई y+2। तो अब जो क्षेत्रफल आया यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, वो पहले वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, यानी कि xy + 67। तो ऐसे भी कर दो, गुणा करा दो, xy + 3y, सॉरी पहले x का कराएंगे, + 2x + 3y + 6 बराबर xy + 67। xy खत्म, 2x + 3y बराबर, ये उधर जाएगा तो घट गया 61। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण। अब देखो इसमें विलोपन भी सरल नहीं है, अब हमें अपनी तरफ से गुणा कराना पड़ेगा। तो जो विधि लगानी हो उसमें वो लगाओ, विलोपन चाहे प्रतिस्थापन या वज्र गुणन, लेकिन ग्राफ वाली नहीं लगा सकते। क्वेश्चन में लिखा है कि बीजगणितीय विधि लगानी, तो दोनों में से जो लगानी हो, तीनों में से जो लगानी वो लगाओ और इनसे हल करो, आंसर निकालो। ठीक है, एक्स वाई के मान निकाल दो, पता चल जाएगा लंबाई चौड़ाई कितनी है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करो।